नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज नेशनल प्रेस डे और सुबह से ही बधाइयां मिल रही हैं कि पत्रकारों को बधाइयां। और पत्रकारों का ये जो फील्ड है बहुत ही चुनौती वाला फील्ड माना जाता है। लोग हमें बधाई दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये फील्ड ऐसा ही है जैसा अन्य फील्ड होते हैं। हर फील्ड की अपनी अपनी चुनौतियां हैं और पत्रकारों का एक खास धर्म होता है और वो है सवाल उठाना। पत्रकारिता सवाल उठाने का नाम है और अलग-अलग लोगों को तो कटघरे में हम खड़ा करते ही हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना खुद को ही कटघरे में खड़ा किया जाए और खुद की ही भूमिका पर चर्चा की जाए, ताकि अ, पत्रकारिता का ये जो बदलता माहौल है, ये जो बदलता दौर है, उसे थोड़ा-सा और सुचारू रूप से समझा जा सके। मेरे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और मेरे साथ सोशल वर्कर भी जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत कर जानेंगे कि आखिरकार मीडिया और पत्रकारिता का ये जो दौर बदल रहा है, आज नेशनल प्रेस डे के उपलक्ष्य में उसकी क्या भूमिका है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में हमारे साथ राजकोट से सीनियर जर्नलिस्ट जगदीश मेहता सर जुड़े हैं। मेहता सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में राजेश ठाकर जी जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले हिमांशु भायानी जी जुड़े हैं। हिमांशु जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सोशल वर्कर के रूप में रुझान खंभाता जुड़ी है, जो अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती है। बहुत-बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। और सबसे पहले छोटी-छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं सभी पत्रकारों की कि आखिरकार पत्रकारिता के इस बदलते दौर में, क्योंकि देश में सरकार की जिस तरह से कार्यप्रणाली चल रही है, उसके बाद पत्रकारिता का दौर जो है वो भी बदला है और ऐसे में पत्रकारिता पर तरह-तरह के सवाल भी उठते हैं। गोदी मीडिया, खोजी मीडिया, सोशल मीडिया पर कुछ अलग चलता है। टेलीविजन पर जो मीडिया आता है, नेशनल चैनल्स, वो कुछ अलग दिखाते हैं। तो माहौल बहुत असमंजस वाला पत्रकार कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे में पहले छोटी-छोटी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ सभी जो हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले मेहता सर, आपके पास क्या सोचते हैं सबसे पहले आज नेशनल प्रेस डे पर आपकी प्रतिक्रिया और पत्रकारों की भूमिका के बारे में? देखिए बहन, पहले से वैसे तो अच्छा माहौल होना चाहिए या तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहले किसी न किसी पत्रकार के ऊपर ही कोई न कोई दाग लगता था। अभी किसी न किसी या कोई पत्रकार ही ऐसे बचे हैं जिनके पर दाग नहीं है। जी। तो सबसे पहली बात तो वो है कि अगर हम अच्छी पत्रकारिता करें, निष्ठापूर्वक करें और हमारी जो जिसको क्रेडिबिलिटी कहते हैं, विश्वसनीयता अगर बढ़ाएं, तो सबसे अच्छा दौर तो मेरे ख्याल से यही तो है। क्योंकि सब जगह जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कोई गोदी मीडिया बोलते हैं, कोई मोदी मीडिया बोलते हैं, कोई वगैरह वगैरह। एक बात तो है कि सब जगह एक बात तो कॉमन हो चुकी है कि पहले अखबार छपकर बिकते थे, अभी बिक कर छप रहे हैं। तो ये जो मान्यताएं हैं, उनको अगर चेंज करनी हो या तो हमारी विश्वसनीयता बरकरार रखनी हो, तो मेरे ख्याल से ये तो गोल्डन पीरियड है। क्योंकि पूरा का पूरा दामन जो है दागदार होता जा रहा है। उसमें कोई अगर अच्छी पत्रकारिता करे, निष्पक्ष पत्रकारिता करे, तो उनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। ये मेरा मानना है बहन जी। जी बिल्कुल, निष्पक्ष पत्रकारिता आज के दौर में बहुत बड़ी चुनौती है और अपने आप को निष्पक्ष कहने वाले पत्रकार भी शायद कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं रह पाते, उस तरह का दौर है। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बताइए, क्या सोचते हैं पत्रकारों की भूमिका पर? देखिए, पत्रकार की सबसे प्रमुख भूमिका ये है कि वो सत्ता के समांतर न चले, सत्ता के साथ न चले, सत्ता के प्रतिपक्ष में चले। जी अगर बिल्कुल। 99 चीजें अच्छी हो रही है तो उस पर बोलने की हमें आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सरकार के पास उनकी जो योजनाएं है या उनके अच्छे काम हैं वो दिखाने के लिए बहुत सारे पैसा है, एडवर्टाइजमेंट है, वो खुद भी जो है प्रचार के दौरान कहते हैं। लेकिन एक जो चीज नहीं हो रही है, हमें उस पर उंगली रखनी चाहिए। जैसे जगदीश भाई ने कहा ना कि कलमकार और कलाकार दोनों के बीच में अंतर रहना चाहिए, जो अभी नहीं रहा है। पहले के पत्रकार का वो मिजाज रहता था कि मेरा किरदार है जो कभी बिक नहीं सकता, जो मैं लिखता हूँ वो अखबार लिख नहीं सकता। अगर किसी पत्रकार को दबाने की कोशिश करते थे, दुष्यंत जी ने लिखा था कि मुझसे न हो सकेगा हुक्राम का एहतराम,
मुझसे न हो सकेगा हुक्राम का एहतराम, मेरी जुबा के वास्ते ताले खरीद दो। लेकिन आज का जो दौर है, उस दौर के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी है कि जैसे राजनीतिक लोगों को लोग संशय से देखते हैं, जैसे पुलिस कर्मियों को लोग संशय से देखते हैं, उसी श्रेणी के अंदर पत्रकारों को और खास करके बड़े मीडिया चैनल्स को देखने की शुरुआत हुई है। और ये जो परिस्थिति हुई है, उसके जो जिम्मेदार है वो बड़े मीडिया हाउस है। और जी, उस पर जो स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले लोग हैं या छोटे जिलों से पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, जैसे व्यक्तिगत यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, वो भी अगर अपना एजेंडा लेकर न चले, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा अपना एजेंडा चलता है, लेकिन अपना एजेंडा लेके न चले और सरकार के खिलाफ एक मशाल पकड़कर लोगों को राह दिखाने का काम करे, अपना खुद का कोई स्वार्थ, कोई लाभ न देखते हुए, तो मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता दिवस का कोई औचित्य है। वरना ये भी एक पत्रकारिता भी इंडस्ट्री हो गई है, एक उद्योग हो गया है, एक पैसा कमाने का जरिया हो गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। आपकी कुछ बातों से बहुत ज्यादा सरोकार रखती हूँ कि ये भी एक इंडस्ट्री बनती जा रही है, एक बहुत बड़ी ग्लैमर इंडस्ट्री, जबकि इस फील्ड में ग्लैमर नहीं है, इस फील्ड में चुनौतियां है। रोज सुबह उठकर आपको कुछ कर दिखाने का चैलेंज है, लेकिन लोग इस फील्ड में अब इसलिए आ रहे हैं कि आप टीवी पर दिखेंगे, लेकिन टीवी पर दिखने से पहले कितना होमवर्क करना होता है, वो एक पत्रकार अब नहीं समझ पाता है। जो नए पत्रकारों से आप लोग भी मिलते होंगे और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग इंटर्नशिप के लिए आते हैं, मुझे सोचकर और जानकर भी ताज्जुब होता है कि ऐसे लोग पत्रकारिता को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु जी, आपकी भी बहुमूल्य राय हमें दीजिए कि पत्रकारों की ये जो भूमिका है अब सवालों के जो घेरे में आ रही है, क्यों आ रही है? नमस्कार बीएनएन टीवी के दर्शकों को, आप सभी वरिष्ठ पैनल को, आपको मेरा क्लियरली और स्पष्ट रूप से मानना है कि पत्रकारिता दो खेमों में बंट चुकी है। पत्रकारिता कभी दो खेमों में बटी नहीं थी, आज पत्रकारिता दो खेमों में बंट चुकी है, प्रो एंड एंटी। और उसमें क्या हुआ है, उसका सबसे बड़ा जो टूल यूज हुआ है, वो पत्रकारिता दो खेमों में क्यों बन चुकी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा अगर कोई इंजीनियरिंग टूल है तो वो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया। आज मान लीजिए कि कोई पत्रकार एक बात रखता है या एक स्टोरी करता है, तो उसको काउंटर करने की सोशल मीडिया के जरिए उनको ट्रोल किया जाता है। आईटी आर्मी पूरी एक आ जाती है, आईटी सेल की आर्मी आ जाती है, वो पूरा का पूरा जो बात रखी हुई होती है उस बात को, मतलब ये बहुत सीधी सी बात, इफ यू कांट एजुकेट देम कंफ्यूज देम। तो होता क्या है कि अगर क्लियरली एजेंडा चल रहा है कि इफ यू कांट एजुकेट देम कंफ्यूज देम, तो लोगों को कंफ्यूज कैसे किया जाए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारिता की एक सबसे बड़ी नई चैलेंज है। और इसमें आप अगर देखेंगे तो न्यूज और खास करके फेक न्यूज बहुत जल्दी ट्रैवल होती है। तो सच्ची इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी चैलेंज आज के जमाने में अगर आप देखने जाए तो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। एक जमाना था 1780 का दायका था, जगदीश भाई वगैरह उसी पीढ़ी से आ रहे हैं, उनको पता है कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए पत्रकारों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। आज आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंफॉर्मेशन का एक्सेस ओवरडोज है, लेकिन सच्ची इंफॉर्मेशन लेने के लिए मतलब आपको बहुत ही समस्या है। दूसरा, एक बात मैं स्पष्ट मानता हूं कि आज की तारीख में जो वैल्यूज पत्रकारिता में बची है, अगर उसकी हम बात करें तो प्रो पीपल जर्नलिज्म अब भी हो रहा है। वरना ख्याति हॉस्पिटल के मामले में दो पक्ष होते, लेकिन प्रो पीपल जर्नलिज्म, अगर आप सत्य पटेल का मामला देखेंगे, ख्याति का मामला देखेंगे, आप राजकोट टीआरपी का मामला देखेंगे, तो उसमें एकजुट होकर पत्रकार इसलिए बात करते हैं क्योंकि प्रजा के लिए जो बात करनी होती है पत्रकारों को वो करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक कहीं से ऐसा नैरेटिव आता है, जो नैरेटिव, ये जो सही बात या सही सवाल किए गए उसका जवाब नहीं मिलता है, और अल्टीमेटली उस पूरी जो पत्रकारों की जो मुहिम होती है, उस मुहिम को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और जैसे ही मेमोरी लोगों की फेड होने लगती है तो वापस वैसा था वैसा हो जाता है। आप उर्मी की पुल दुर्घटना देख लीजिए, आप टीआरपी गेम जोन देख लीजिए, हरणी बोटकांड देख लीजिए, आप सूरत का जो भी किस्से हुए वो देख लीजिए, या जो रेप्स हुए नवरात्रि में वो देख लीजिए। कहीं पे भी पत्रकारों ने, मतलब अच्छी बात गुजरात में आज ये है कि पत्रकारों के दो खेमे नहीं है इस बात। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही कोई अखबारी संस्थान इस दिशा में आगे बढ़ता है या कोई पत्रकारिता का संस्थान इसमें आगे बढ़ता है, तो नीचे के जो पत्रकार होते हैं उनके जरिए एक तरीके से एक मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन कैसे डालनी है, क्या करना है, ये खेल खेला जाता है। और उसमें जो नौसिखिए पत्रकार, जिनको पत्रकारिता पैशन है या फैशन, इसका जिसको फर्क पता नहीं होता है, वो इसका
एक तरीके से इसका हथियार बन जाते हैं और वो उस नैरेटिव में ढल जाते हैं और कहीं ना कहीं संपादक के सामने, संस्था के सामने, पत्रकारिता जिसकी उसके सामने बड़े सवाल या निशान खड़े हैं। 180 देशों की जो रैंकिंग होती है उसमें आज भारत 161वें रैंकिंग पे। जी बहुत सारी ऐसी छोटी कंट्रीज है वो टॉप 10 में है, लेकिन भारत 161वें रैंकिंग में। कहा जाता है कि पत्रकारिता नहीं हो पा रही है, ये नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ पत्रकारिता होती है, लेकिन सामने जो फेक न्यूज की जो डिसमिनेशन होती है या जो इंफॉर्मेशन को कंफ्यूज करने की जो बात होती है वो इतनी हो जाती है कि सही बात करने वाले बंदे या सही सवाल करने वाले बंदे या बंदी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दरकिनार होते हैं, और इसीलिए रैंकिंग मुझे लगता है 161वें स्थान पे हो गई। और दूसरा क्या हुआ है, इससे एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि हम क्यों पत्रकारिता। जी तो तब क्या होता है कि जो पत्रकार होता है वो भी कहीं ना कहीं वो अपना व्यवसाय से अलग होके पक्षकार बन जाता है, और जी इसीलिए आज ये रैंकिंग 161वें तरफ पे आ गई। यहाँ वरना यहाँ पे कोरिया की तरह लोगों को मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया ऐसा नहीं है, हुआ है। बहुत सारे किस्से हुए, उसके सामने एडिटर्स गिल्ड ने भी आवाज उठाई, सब कुछ हुआ है। और जी आज एक बहुत अच्छी खबर मेरे ख्याल से नवजीवन ने की है, अगर आप फॉलो करेंगे तो। जी पत्रकारों का संस्थान गुजरात मीडिया क्लब एक फंक्शन कर रहा है। अब उसमें सरकारी उनके पास जो मतलब क्या बोले स्पॉन्सर्स है, तो उसकी वजह से काजोल हिंदुस्तानी जैसे लोगों को वहां पे बुलाया गया। वहां बुलाया गया वो भी प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है, उनकी विचारधारा है, भारत खुल करके प्रोग्राम है, मतलब भारत का जो फूड है उसके बारे में बात है, तो ठीक है, उनका जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर है उनकी जो बात है वो वहां पे रखेंगे। लेकिन जी काजल हिंदुस्तानी ने वहां पे आके ये कहा कि पत्रकारों ने और मीडिया ने मुझे विलन बनाया है और इससे अच्छी खूबसूरत विलन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये तो पत्रकारों के संस्थान में आके, पत्रकारों के फंक्शन में आके पत्रकारों को ही काट दिया इन्होंने। जी अब यहाँ से पत्रकारों की आवाज उठनी चाहिए, अगर यहाँ से पत्रकारों की आवाज नहीं उठती है तो मैं मानता हूँ ये व्यवसाय खत्म हो चुका है। नेशनल प्रेस डे के दिन ये मुझे लगता है सबसे बड़ी हार होगी पत्रकारों की, अगर यहाँ से अब काजल हिंदुस्तानी ने जो कहा है उसके सामने अगर सही तरीके से आवाज नहीं उठती है पत्रकारों के बीच में से तो। बड़ी चुनौती भरा समय होता जा रहा है, क्योंकि आज हम कितना ही अच्छा काम करें, लेकिन कल जब हमें नया और अच्छा काम करना होता है तब ये सारी भूमिका समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए आज मैंने मेरे जैसे ही जो सहयोगी हैं जो इस पत्रकार के पूरे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें कटघरे में खड़ा किया है कि आखिरकार क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और किस तरह से हम पत्रकारिता को और सेफली कुछ और सालों तक आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ एज अ सोशल वर्कर रुजान खम्बाता जी जुड़ी हुई है जो बहुत क्लोजली ये सारी चीजों को फॉलो करती है। मैम क्या कहना चाहेंगे बदलते पत्रकारिता के दौर पे? सबसे तो पहले तो मेरे को आप लोगों को बधाई देनी चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि आप लोग इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, टिके हुए हो, वो इम्पोर्टेंट है। सॉरी सॉरी मैं थोड़ा वर्ड, क्योंकि बिके हुए नहीं हो, टिके हुए हो, इसलिए मैं पहले माफी मांगूंगी किसी को बुरा लग गया हो यहाँ या कोई आपके दर्शकों को। लेकिन ये जरूरी है जानना कि आप टिके हुए हो, बिके हुए हो नहीं हो। पर्पस ये है कहने का मैडम कि आज की तारीख में जो सत्य है यही है कि अगर आप पत्रकारिता में अगर न्यूज चैनल देखे और को वो कठिन प्रश्न पूछने के बदले पूछे कि सर आप इतना काम करते हो, आप थक नहीं जाते हो, फिर कोई पूछे कि सर आपका दिनचर्या बताइए, यू नो दिस इज नॉट जर्नलिज्म, वी अंडरस्टैंड। हाँ, कोई कोई वो मस्ती वाला शो हो तो वो अलग है, और वो कभी कभी होता है, ये तो घड़ी घड़ी होता है तो समझ आता है। दूसरा मेरे को सबसे बड़ा इश्यू है कि जो सत्य है, सत्य से हम लोग दूर भागते जा रहे हैं, जैसे कि पूरी नैरेटिव ही चेंज हो जाती है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ ग्लास भरेला के खाली, मैं भी समझती हूँ कि कौन सा ग्लास भरेला है कौन सा ग्लास खाली, लेकिन ये भी समझ आती है कि आप वो जो दिखाते हो ना, जैसे कि सॉरी बट अगेन ऐसे एक मेमी बहुत पॉपुलर है कि वो किसी को छुरा मार रहा है, लेकिन वो जो हाथ पकड़ रहा है तो आप ये नहीं दिखाते वो छुरा मार रहा है, आप ये दिखा रहे हो कि ये हाथ पकड़ रहा है। यानी पर्पस ये कहने का कि हर चीज को, हर नैरेटिव चेंज हो जाती है, ट्विस्ट होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली और फिर गलती हम लोगों जैसी जो हम लोग देखते हैं, हमारी भी गलतियां हैं कि हम वही देखते जो हमें दिखाया जाता है या हमारे पे थोपा जाता है, या जब सबसे ज्यादा उसको थम्स अप होगी, वायरल होगा, भले फालतू चीज होगी, लेकिन सबसे ज्यादा व्यूज होगी ना, बोलो हाँ ये बड़ा पॉपुलर है। कहने का पर्पस ये हो रहा है मैडम कि अनफॉर्चुनेटली ये सत्य से एज ए यूजर हमें भी क्रिटिकल थिंकिंग, अनफॉर्चुनेटली हमारे पढ़ाई में तो क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई नहीं गई थी, लेकिन अभी क्रिटिकल थिंकिंग करनी जरूरी है कि भाई ये सच है कि ये ऐसे ही हम लोग यही सोचते कि लोगों ने वाह की तो भाई सच है, जरूरी ना, और बहुत लोगों ने वाह की, बहुत लोगों ने अंगूठे दिखाए, बहुत व्यूज आ गए, तो ये हमें भी देखना जरूरी है। आज आप लोगों को एक्चुअली हिमांशु भाई ने तो बताया, लेकिन मैं थोड़ा व्यवस्थित बताना चाहती हूँ, विस्तार में बताना चाहती हूँ
कि जो वर्ल्ड फ्रीडम वो इंडेक्स होती है, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स का मतलब ये है, थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दूं कि एक अच्छी संस्था है, ऐसी वो घर वाली संस्था नहीं है जो हमेशा छापती है कि ये नेता पॉपुलर है, ये ग्लोबल नेता पॉपुलर है, ऐसी घर वाली संस्था नहीं है। अच्छी प्यारी मीन्स रिनाउंड संस्था है, इज्जत वाली संस्था है। वो देती है कि भाई इंडिया 180 टोटल कंट्रीज है, मोटा मोटी उसने 180 कंट्रीज वर्ल्ड की गिनी है, और 180 कंट्रीज में से इंडिया का स्टैंडिंग 2024 में 159 है। अब समझो भी अपनी इंडिया की हालत क्या हुई है। आई थिंक 159 नहीं 161 है, और अभी 24 में 159 है, कुछ ऐसा है। यानी हमारा रैंकिंग बढ़ा, अच्छा हुआ है। 161 से हमारा रैंकिंग अच्छा हुआ भाई, हम 2 पॉइंट अच्छे हुए। लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारे देश के, हमारे जर्नलिस्ट को भी शर्म आनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी शर्म आनी चाहिए कि जो एक टाइम में हमारा हाईएस्ट रैंकिंग रहता था 2009 में 105 रैंकिंग रहता था, यानी अच्छा रैंकिंग था 105 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, तो अच्छा रैंकिंग था। अभी हम लोग 159 और 161 पे आ गए हैं, और वो हम कहते हैं कि भाई हम लोग जर्नलिस्ट है। अब दूसरा बड़ा प्रॉब्लम मैडम क्या हो गया है, ये तो आपके टीवी मीडिया तो अभी, पहले एक जमाने में बहुत महंगा था, हर आदमी सैटेलाइट चैनल खोल नहीं सकता था, अभी तो सस्ता भी हो गया है, हर आदमी सैटेलाइट चैनल भी खोल सकता है। अब हर व्यक्ति हाथ में मोबाइल लेकर पत्रकार है, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो कोई भी बना वो सकता है। अच्छी बात है मैडम, उसको मैं पॉजिटिवली ले रही हूँ, मैं इसे उसको पॉजिटिव ले, उसकी बात मैं करती हूँ। आप अपना अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट किया। लेकिन अभी क्या हर तो जो सैटेलाइट चैनल वाले का भी खुद के एजेंडा चालू हो गए, क्योंकि वो इतना सस्ता नहीं। यूट्यूब की चैनल तो आप और मैं, आप तो नहीं, लेकिन मेरे जैसे भी खोल सकते हैं। लेकिन जो सैटेलाइट में थोड़ा पैसा थोड़ा तो ज्यादा लगता है ये करने से, तो हर वो उनका अपना एजेंडा है कि भाई हम गवर्नमेंट से एडवर्टाइजमेंट लेंगे, हम ये कमाएंगे, हम ये वो सॉरी टू टेल, अगर बुरा मत मानना भाई लोग, वो ब्लैकमेल करेंगे कंपनीज को और वहां से वो पैसा उठाएंगे। पहले वो पाचन्य वाला कर सकते थे ब्लैकमेल, क्योंकि उनके पास पाचन्य नहीं, छोटे छोटे पेपर, वो छापना सस्ता था। लेकिन अब तो ये यूट्यूब क्या, ये सैटेलाइट चैनल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं, तभी अच्छी करप्शन करे, अच्छा ब्लैकमेल कर पाएंगे और अच्छी रोकड़ी आएगी। ये इसलिए ये जरूरी है लोगों को जानना, इसलिए कई चैनल बंद भी हो गए, ब्लैकमेल करने में बंद भी हो गए। अब जो आप बता रहे हो कि आज की तारीख में अल्टीमेटली हमारी जो पत्रकारिता है, ट्रू पत्रकारिता, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। क्योंकि हमारे तो, हम तो खुद तो इतना वो नहीं करते, लेकिन हमारे जो स्कूल कॉलेजेस जो पत्रकारिता करती है, तो उनसे बात चलती है, तो उनसे ये बात पता चलती है कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किसे कहते हैं। एक्चुअली वो लोग, आप जो बता रहे हो ना, जान का जोखम करके वो लोग जर्नलिज्म करते हैं। ये तो कई बार तो अपनी अच्छी बड़ी बड़ी चैनलों में भी मैडम पीछे वो क्या कहते हैं आप लोग, ग्रीन पर्दा लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रीन पर्दा लगा के, ग्रीन पर्दा लगता है ना पीछे, क्रोमा। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। क्रोमा करते हैं और फिर बताते कि वो पानी के बीच में खड़े हैं, क्रोमा करते और भी बताते वो क्या कहते हैं, वो पर्टिकुलर पहाड़ के। अरे भाई इतना तो हमें भी समझ आता है कि भाई तू क्रोमा में बैठा है, तू ओरिजिनल नहीं बैठा है या बैठी है। इससे कहने का पर्पस मैडम है कि मजाक बना के रखा है, तमाशा बना। अभी मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि तमाशा है, हमारे लिए तमाशा है। और फिर क्या करेंगे, दिखाने के लिए, नाटक करने के लिए ऐसा सब हिलेंगे, कैमरा जोर जोर से हिलेगा, उसमें ये सॉरी ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन करके चिल्लाएंगे। अरे भाई हमें समझ आ रही है कि तमाशा कर रहे हो तुम लोग, एक्चुअली माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। यानी मैडम कहने का पर्पस ये है मैडम कि दुख हो रहा है, शर्म आ रही है, हंसी भी आ रही है, तो ऐसे पत्रकारों की क्या इज्जत रहेगी मैडम, आप ही मुझे बता दीजिए। जो पत्रकार इस तरह के तमाशे करेंगे तो आप लोग सॉरी टू टेल खुद की इज्जत ही वो करते नहीं है। इसलिए कहने का पर्पस, और ना प्रोफेशन की इज्जत करते हैं, तो कहने का पर्पस क्या है, मैं तो हाथ जोड़ के एज ए यूजर कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग बोलोगे तो वो लोग समझेंगे देखो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, बट एज ए यूजर मैं इनसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि भाई लोग, आप लोग अपना इसको अगर इसमें कमाने के लिए आए हो, ब्लैकमेल करने के लिए आए हो, तो भैया मत करो, और बहुत प्रोफेशन है कमाने के लिए। एज ए जर्नलिस्ट आपकी धर्म है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि यू आर द फोर्थ पिलर, जर्नलिज्म इज द फोर्थ पिलर, और यही फोर्थ पिलर लूला लंगड़ा हो गया है, कहीं कुछ रहता ही नहीं है ना। आप लोग कठोर यानी स्ट्रॉन्ग पैसेज खुद दीजिए। अगर एग्जाम्पल मोरबी का पुल गिर गया, ठीक है, बड़ी बड़ी चैनल भी ये वो तो ठीक है, सुओ मोटो ली, हाईकोर्ट ने सुओ मोटो ली मैम, कि भाई ये क्या हो, तभी वो पकड़ा गया, वरना सब अंदर अंदर की सांठ गांठ। अब सॉरी बट ये जर्नलिस्ट भी वो अंदर कुछ बेचारे मेहनत करके करेंगे तो वो एडिटर बंद करवा देगा। यानी ये सब इतनी गंदगी फैल गई है कि कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के करती हूँ कि भाई ये फील्ड को तो आप रखो, ताकि हमारा देश के फायदे में। ऐसे तो सब बोलते हैं धर्म बचाना है, देश बचाना है, हमेशा बोल देते हैं। तो भाई तुम्हारे जो काम है उसमें धर्म निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, तो हम धर्म भी ना, हमारा ओरिजिनल धर्म भी बच जाएगा, हमारा देश भी बच जाएगा। लेकिन मैडम प्रॉब्लम ये है कि अभी
हम तो बोल रहे हैं, हमारा काम तो बोल के बेस्ट किसी के लगे कि भाई हाँ भी हम गलत कर रहे हैं तो अच्छा है, वरना तो जैसे हो रहा है ऐसा हो रहा है। जी मैम। बिल्कुल सही बात है। पहले तो माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पत्रकारों का एक धर्म ये भी होता है, शो मस्ट गो ऑन, और आज के दिन पर हम शायद इसे मिस नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है आज मेरे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उन्हें ज्यादा बोलने दूं। जगदीश भाई, आपके पास आऊंगी वापस कि आज का पत्रकार दबाव में है, क्या कहेंगे सर? नहीं मैडम, कोई दबाव में नहीं है। ये जो रुझान खंबाता जी ने बात की है, वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा है ये गोल्डन पीरियड है वैसे अगर माना जाए तो। क्योंकि पहले जो साधक होते थे, यानी बहुत ही अच्छा वाचक भी होते थे, शिक्षित होते थे, या तो संस्कृत में जिसे कहते हैं बहुश्रुता ब्राह्मणः, यानी सभी दिशाओं से, सभी पुस्तकों से, सभी इंस्टीट्यूट से, या तो इंफॉर्मेशन जहां से भी मिलती है वहां से पा करके अपने आप को परिपक्व करने के बाद इस फील्ड में आते थे। अभी का ये गोल्डन पीरियड ऐसा है कि हमें सभी इंफॉर्मेशन मोबाइल से अवेलेबल हो जाती है। पहली बात तो वो है। दूसरी बात, जैसे कि मैडम जी ने कहा, रुझान जी ने, खैर वो बात भी तो है, उनको मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूँ कि यही तो ये दौर है कि अगर सब जगह आपको दाग ही दाग वाले लोग मिलते हैं, तभी तो हमें और ये हरीश जी जो बैठे हैं, राजेश जी बैठे हैं, हम तो सब लोगों को मिलते जुलते भी हैं, पत्रकारों को भी मिलते हैं, लोगों को भी मिलते हैं। कभी हमने किसी इसी जो इस पैनल में बैठे हैं, कभी उनके बारे में हमने अनाप शनाप सुना नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक तो बात है बहन जी कि कभी भी कोई दिया जो दीपक वो अंधेरों के डर से बुझ नहीं जाता है। हमें अगर सत्य की परीक्षा करनी है और पत्रकारिता करनी है तो हमें कोई प्रेशर में रख नहीं सकते, बल्कि ये हमारी उपलब्धि हो जाती है और हमें बेहतरीन अवसर मिलते हैं। अगर मैं अच्छी पत्रकारिता करता हूँ तो उनके कदरदान मालिक भी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। कुछ है देखिए, ये तो पूरी दुनिया है और हमारी ये पांचों उंगलियां हैं, वो भी एक समान नहीं है। वो कोई ऊंची है, छोटी है, नीची है, बड़ी है, जाड़ी है, पतली है, तो ये सब तो होता रहेगा। लेकिन हम ये बात करें कि पूरी दुनिया को समझाने या सुधारने के बजाय हमारी जात से ही हम लोग शुरू करें। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम हमारी जात से ही अगर शुरू करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में कद्रदान की कोई कमी नहीं है। ये मेरा जातीय अनुभव है। अमुक बात अगर हम करें तो आत्मश्लाघा हो जाएगी, इसलिए करता नहीं हूँ। लेकिन जितने भी लोग हमें अभी इज्जत दे रहे हैं वो इसीलिए ही दे रहे हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता का जो है मिसाल जिसको कहते हैं, जो राजेश चक्रवर्ती जी ने कहा, हिमांशु जी ने कहा, हम कोशिश करते हैं। हम भी तो पूर्ण नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं। तो मेरा ये कहना कि ये अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें पत्रकारिता करना बहुत आसान है। वैसे तो ये जो बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट कल्चर वाली, तो वो तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से आप हॉलीवुड बॉलीवुड में फिल्म देखते हैं, अमुक फिल्म होती है एंटरटेनमेंट वाली और दूसरी कहीं होती है कोई थीम वाली जिसको मॉर्निंग शो में लगाया जाता है, लेकिन चर्चा उन्हीं की होती है। ठीक उसी प्रकार मैं कहता हूँ, अगर अच्छी पत्रकारिता हम करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं मिसाल दी जाएगी और हमें आशास्पद रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर सुबह है तो शाम भी है, दिन है तो रात भी है। तो हमें क्या करना है वो हमें नहीं पता। जी है जी बिल्कुल। रुझान जी की बातों से मैं बिल्कुल किनारा कर लूंगी, ऐसा नहीं है, आपने जो कहा वो इंडस्ट्री में चल रहा है उससे हम किनारा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सवाल पूछते रहे। राजेश जी हमारे साथ है। राजेश जी, एक पत्रकार का धर्म जो है वो क्या होता है, ये आज चलिए बैठे हैं तो डिफाइन कर लेते हैं। एक सच्चे पत्रकार का धर्म आखिर होता क्या है? पत्रकार का धर्म ये रहता है कि हवा के सामने दिए की हिफाजत करें। पत्रकार का धर्म ये नहीं है कि दिखे दिए के साथ और रहे हवा के साथ। आजकल की जो पत्रकारिता के दौर में हम बात कर रहे हैं उसमें ज्यादातर पत्रकारिता इसी प्रकार की हो रही है। अब देखिए, अनपढ़ और कुपढ़ों के बीच में दिया जलाना है,
एक अनपढ़ लोग हैं, जो लोग कुपढ़ों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ओर कर रहे हैं, और वही नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करते हैं। कोई एक घटना है, जिस घटना से अगर राजनीतिक लाभ किसी को हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो उसमें एक स्टोरी बनाना, ये काम पत्रकारिता का नहीं है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा, दुष्यंत जी ने दूसरा भी कहा था कि अगर तोप है मुकाबिल तो अखबार निकालो। लेकिन अखबारों की परिस्थिति भी है, सच्चा पत्रकार अगर लिखना पहले चाहता था तो अखबार के अंदर 2 कॉलम नहीं मिलते थे। आज वो स्वतंत्र है, उनका ब्लॉग हो सकता है, उनके लिंक्डइन पर लिख सकता है, फेसबुक पर लिख सकता है, व्हाट्सएप पर लिख सकता है, और उसको पढ़ने वाले लोग ज्यादा है। सुबह का अखबार शाम होते होते रद्दी हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया में लिखा गई जो बात है, जो बोली गई जो बात है, वो बहुत जगह तक पहुंच सकती है। तो अब पत्रकारिता जो है वो सीमित नहीं रही कि अगर कोई अखबार मुझे नहीं लिखने देगा, कोई यूट्यूब चैनल और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे नहीं बुलाएगा तो हम नहीं कहेंगे, ये नहीं होता। और गुजरात की पत्रकारिता की जब तक बात है तो इतना बुरे हाल नहीं है। मैं और जगदीश भाई सारी चैनल्स के अंदर जाते हैं, अभी तक हमको किसी ने ये नहीं बोला है कि भाई ये सब्जेक्ट है, आपको ये कहना है, ये नहीं कहना है, या डिबेट खत्म होने के बाद बीजेपी या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने किया है। और मैं सबसे बड़ा सर्टिफिकेट पत्रकार को वो मिलता है कि जब आप बोलते हो उसके बाद किसी डिबेट के अंदर कांग्रेस के लोग ये बोल दे कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह लग रहे हो, और दूसरी डिबेट में कांग्रेस को लेकर भाजपा के लोग ये कहते हैं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। यानी दोनों तरफ से आपको गाली मिलती है, तो आप निष्पक्ष पत्रकार है। और मैं गालियों का स्वागत करता हूं। जितने लोग ट्रोल करते हैं उसका मतलब आपकी बात का असर होता है। ट्रोलिंग जो है वो गलत चीज नहीं है, ट्रोल होता है उसका मतलब ये है कि एक हिस्सा है जिसने आपकी बात का असर डाला है। तो बातों में असर होना चाहिए, बातों में सच्चाई होनी चाहिए, बातों में निष्पक्षता होनी चाहिए। पत्रकार का सबसे बड़ा धर्म यह है वो किसी राजनेता का फैन ना हो, ना इंदिरा गांधी का हो, न नरेंद्र मोदी का हो। वो हमेशा किसी भी नेता का प्रशंसक होना वो पत्रकार का काम नहीं है, उसका आलोचक रहना चाहिए। उसकी अच्छी बातें हैं, ठीक है, आप ऑफ द रिकॉर्ड उस अच्छी बातों को बोलिए, लेकिन आप उस अच्छी बातों को देखकर उसकी एक बुरी बात है उसको टाल देते हो, अगर उस पर नहीं बोलते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आप उस विषय पर बोले, इस विषय पर नहीं बोले। ये जो बात कही है काजल हिंदुस्तान का, ठीक है, उनका अधिकार था, उन्होंने किसी को बुलाया, लेकिन जब आप जानते हो कि उनका कैरेक्टर कैसा है, वो आकर क्या कहेंगे, उनका पत्रकार जो है उनके लिए कहा जाता है कि जब आप चैनल में आते हो या मीडिया में आते हो कि आपके धर्म को, आपकी जाति को और आपकी राजनीतिक सोच को आपके घर में रखकर आना है। उसके बाद वहां पर जब जाते हो तो आप विश्लेषक हो जाते हो, एनालिस्ट हो जाते हो। फिर आपका धर्म आपकी एनालिसिस के आड़े नहीं आना चाहिए, आपकी जाति नहीं आनी चाहिए, आपकी राजनीतिक विचारधारा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारे पत्रकार किसी न किसी दल को तो वोट देते ही होंगे। मतलब कि उनका कहीं ना कहीं तो राजनीतिक जो है सोच उससे जुड़ी हुई होंगी, लेकिन घटनाओं पर सोच आपको कहनी है। अगर मेरी सोच बीजेपी के साथ जुड़ी और ख्याति वाले मामले में मैं चुप रह जाता हूँ, तो मैं मेरे व्यवसाय के साथ व्यभिचार करता हूँ। फिर मुझमें और जो है राजनेताओं के अंदर अंतर क्या रह जाता है? हमारा काम आईना दिखाना है। देखिए, और दुनिया में क्या हो रहा है, पत्रकारिता गर्त में जा रही है, ये सारी बातों को छोड़कर हमें ये करना है। जैसे कहते हैं समाज को सुधारना है तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र की दुहाई हम देते हैं तो अगर मेरे बच्चे की राय में घर में नहीं सुनता हूं, मैं मेरे बच्चे को फोर्स करता हूं, मैं इस पार्टी को वोट देता हूं, तू भी उसी पार्टी को वोट देगा, तो जब घर में लोकतंत्र नहीं है तो भी देश में लोकतंत्र नहीं आएगा। तो जब हम हमारी पत्रकारिता को निष्पक्ष नहीं करेंगे, प्रामाणिक नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे के सामने उंगली करने का वो नहीं है। और देखिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर और डिजिटल मीडिया के अंदर व्यूअरशिप में कितना बड़ा बंटवारा होता जा रहा है। तो लोग समझते हैं गुजरात की 2-3 बड़ी चैनलों ने डिबेट बंद कर दिया है, और उसका रीजन ये है कि टीआरपी नहीं मिल रही है, लोग हमको सुन नहीं रहे हैं। तो ये स्थिति है, तो लोग आकलन कर लेते हैं। अब देखिए लोग आकलन कर दे, जगदीश भाई हमारे सामने बैठे 24 घंटे में 12 घंटे में तो बोलते हुए सुनता हूं उनको, और लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर मैं बोलने के लिए आऊं और आकलन कर ले श्रोता कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे या कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे, तो मेरा पत्रकार होने का कोई मतलब नहीं है। मैं कौन सी पीठ पर किस तरफ बल्ला घुमाऊंगा, वो मेरा श्रोता जो है वो पहले से तय न कर पाए, वो मेरा विश्लेषण है। तो ये देखना पड़ेगा, ये और व्यक्तिगत रूप से करना पड़ेगा। कौन क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो दिए की हिफाजत करनी है।
हवा से अपने आप दिया अगर बच गया तो पत्रकारिता बच जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हम भी बहुत सारी जगह से रेफरेंस लेते हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया भी हम फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया भी हम फॉलो करते हैं। तो अभी महाराष्ट्र के चुनाव में फॉलो कर रही हूँ, मुझे जब मैं मेनस्ट्रीम मीडिया दिखती हूँ मुझे तो पता चलता है कि युति जीती रही है, और जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे लग रहा है अघाड़ी जीत रहा है। तो ये अगर एक पत्रकार कंफ्यूज होता है, अगर वो स्टडी नहीं करेगा तो वो किसी के भी व्यूज उठा लेगा, लेकिन मुझे लगता है लोगों को कंफ्यूज करने का काम ये जो मीडिया द्वारा किया जा रहा है उससे कहीं ना कोई लगाम होनी चाहिए। हमारे साथ हिमांशु जी लगातार मौजूद है। हिमांशु जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर जब दी गई है, किस तरह से ये जिम्मेदारी है हम निभा सकते हैं? शायद सवाल अलग अलग है, जवाब एक ही हो सकते हैं, लेकिन आज के दिन मुझे लग रहा है कि ये जरूर सुनिश्चित होना चाहिए कि हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हिमांशु जी। देखिए, बहुत ही क्लियर बात है, पत्रकारिता ये कोई रॉकेट साइंस का व्यवसाय नहीं है। यहाँ पे आपको कोई रॉकेट नहीं उड़ाना। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आई, कुछ माहिती आई। अब ये फेक न्यूज के जमाने में आपको, मतलब पहले हमारी जो पीढ़ी के पत्रकार है, जगदीश भाई वगैरह, हम लोग तो पहले से हमारा ये हुआ है कि कभी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसकी फैक्ट चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, और वो मुद्दा उसकी डिटेलिंग लेने के बाद दोनों पक्षों की बात रखी जाती है, और तब जाके, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, न्यूज वायर सर्विसेज हो, पीटीआई, यूएनआई, इसको न्यूज वायर सर्विसेज बोलते हैं, रॉयटर्स वगैरह, ब्लूमबर्ग वगैरह, या फिर आप टेलीविजन देख लीजिए। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले दिनों में एक पीढ़ी ऐसी आ गई, मैं सिर्फ पत्रकारिता की बात नहीं कर रहा, इस पत्रकारिता का बहिष्कार करने वाली भी एक पीढ़ी आ गई, जहाँ पे जब बात आती है कि ये मुद्दा है, हम बात करना चाहते हैं आपसे, तो वो बोलते हैं हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे? तो आपको बेशक जो इस मुद्दे के साथ बात करना चाहते हैं उसी दिशा में जाना पड़ेगा। जब आप उस दिशा में जाएंगे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये लेबल लग जाएगा कि आप बायस हैं, आपने दूसरी साइड प्रेजेंट नहीं की, और सर, वही मैंने बंदा या बंदी। एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी। मैंने कल ही एक डिबेट की कि अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जा रही है गुजरात में, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जुड़ना पसंद नहीं किया। ऐसा नहीं है कि अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो पिक्चर बंद हो जाएगा। वो डिबेट तो हुई, उस पर अलग अलग लोगों ने राय रखी, लेकिन अगर आप जवाब नहीं देना चाहेंगे तो वहां सवाल और उठते हैं। जी नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, और बाद में सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा का पूरा स्वैम्प दिया जाता है, ऐसे ही कि आप बायस थे, आपने एक ही पक्ष रखा, और वहां पे वो अपना पक्ष वहां पे रखते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता में ये डेल्टा है, लेकिन इसमें आपको एक, मतलब एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता है। मान लीजिए कि मैं कोई स्टोरी कर रहा हूँ, मैं हालांकि एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं जब भी कोई स्टोरीज करता हूँ तो मैं पहले फोन पे उनकी कोट लेने की कोशिश करूंगा। मैं कभी कॉल्स रिकॉर्ड नहीं करता, मैं आपको बता दूं। तो मैं लिख के जो बोला जाता है वही उस तरीके से लूंगा, सामने का जो प्रतिपक्ष होगा उसकी भी बात रखूंगा, और कहीं जरूरत पड़ी मुझे तो वो क्वेश्चनिंग मैं मेल पे दूंगा, ईमेल पे, और अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया है तो मेरा उसमें जाएगा कि मैंने इनको ईमेल किया था, इन्होंने ये जवाब नहीं दिया है। जी। मेरे कुछ तो अनुभव ऐसे है कि आप जिस मुद्दे पे स्टोरी कर रहे हो, वो मुद्दों के बारे में जब आप एक क्वेश्चनिंग तैयार करके लेते हो कि ये क्वेश्चन से हमको ये तैयार करना है, तो कॉर्पोरेट्स वो मुद्दा या वो जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो 15 दिन के बाद जवाब तैयार करके सामने वाले राइवल ग्रुप को दे देते, और आपके एडिटर यहाँ पे आपको पूछते हैं कि ये स्टोरी हम कर रहे थे, हमारे पास क्यों नहीं आई। आपको शंका के दायरे में लिया जाता है, आपको पत्रकारिता से हटाने की एक पूरी साजिश की जाती है, और बाद में यही कॉर्पोरेट कंपनी वाले आके कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो पत्रकारिता में ये सब भी एक स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए हम काम कर रहे हैं, हमने वो धर्म निभाया, लेकिन क्या होता है, रूल के मुताबिक हमको जाना पड़ता है। सामने वाला वो जो बैठा है वो कॉर्पोरेट का चौला पहले हुए एक दलाल बैठा है। मेरे बिजनेस जर्नलिज्म में तो मैंने यही देखा है। तो वो स्टोरी मेरे राइवल ग्रुप को तैयार करके जवाब के साथ, और अपना फोटो छपवा के अपना वो करके वो कर दे, तो तब जाके आप उस पत्रकारिता को क्या कहेंगे, या जो वो चेष्टा उन्होंने की उसको आप क्या कहेंगे, ना ही आप उसे लीगली चैलेंज कर सकते जी। तो ये होता है। लेकिन पत्रकार का धर्म बहुत ही, अगर शुद्ध सादी सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो जो माहिती है वो माहिती का फैक्ट चेक कीजिए, खराई कीजिए, चौकसाई कीजिए, काउंटर व्यू लीजिए, और बैलेंस व्यू से आप एक अपना रिपोर्ट तैयार करके जहां पे भी डिजिटल मीडिया या प्रिंट या न्यूज वायर या जो भी है उसमें कीजिए, और उसमें अगर इन्वेस्टिगेशंस की जगह है तो बिल्कुल कीजिए,
यहाँ पे मैं एक बिल्कुल। चीज कोट करना चाहूंगा, एक शॉक एंड जी। ऑ करके फिल्म आई थी यूएसए में, हम्म, उसमें पूरे अमेरिका में 4 पत्रकार थे जो ये मानते थे कि ये जॉर्ज बुश की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो थियरी है वो गलत है। पूरा जी। का पूरा अमेरिका इसको हम्म, मानता था। तब उनका जो एक उनका ब्यूरो चीफ होता है, हम्म, वो उनको कहता है, मतलब जो 4 पत्रकार जो मानते थे कि ये गलत है, उसमें से 2 पत्रकार जो फील्ड में उसके ऊपर काम कर रहे थे, वो सी स्पान पे एक इंटरव्यू देखते, जिसमें जिस तरीके से वो इंटरव्यू चलता है तो लगता है कि सही में आई मीन जॉर्ज इसके पास, सदाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये सब है। तो वो जी। एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या हम गलत तो नहीं है, हम्म, हम जो बात कर रहे हैं कि ये बुश गलत है, हम तो गलत नहीं साबित होंगे। तब उनका हम्म, ब्यूरो चीफ उनको कहता है कि भले ही पूरे के पूरे अखबार, पूरे का पूरा टेलीविजन मीडिया जो भी है वो इस सत्ता का स्टेनोग्राफर बन जाए, लेकिन हम उनके लिए लिखते हैं जिनके बेटे युद्ध भूमि में भेजे जाते हैं। हम उनके लिए नहीं लिखते हैं जो दूसरे के बेटों को युद्ध भूमि में भेजते हैं। क्या तो बात। जब भी सरकार या कॉर्पोरेट कुछ भी बोलेगा तो आपका सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए कि क्या ये बात सही है। पत्रकार का सिर्फ यही सवाल होना चाहिए, पत्रकार होमवर्क करके जाना चाहिए, और जी। पत्रकार का सिर्फ यही सवाल होना चाहिए कि ये जो बात आप कर रहे हैं क्या वो सही है या सही जी। नहीं है। अब इसमें कोई पक्षकारिता नहीं है, लेकिन बात एक ही है कि आप प्रो पीपल जर्नलिज्म करें। जी। और जी। दूसरी एक कोट यहाँ पे मैं करना चाहूंगा, वॉशिंगटन पोस्ट जो अखबार था जिन्होंने हम्म, पूरा निक्सन गेट निकाला था, और वॉशिंगटन पोस्ट के सामने तब वहां की कोर्ट में मतलब केस हुआ था, और जज ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो उनकी एक जज जूरी का जो स्टेटमेंट होता है वो ऑफिस में उनकी एक असिस्टेंट है, वो जोर जोर से पढ़ती है, जो बोलता है वहां से सुनाई देता है, तब कि वी आर ओवर हियर नॉट टू सर्व द गवर्नर्स, वी आर हम्म, ओवर हियर टू सर्व द गवर्नड। मतलब जो जी। सत्ता में बैठे उसके लिए हम नहीं है। फ्री प्रेस हम्म, का डेफिनेशन ये है, सत्ता में जो लोग ने जिन्होंने इसको सत्ता में लाया है उसके लिए हमको काम कर रहा है, मतलब हमको प्रो पीपल। और अगर आपको हम्म, प्रो पीपल काम करना है तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इंफॉर्मेशन जो आए उसको फैक्ट चेक कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, दोनों जगह से बयान लीजिए और उसको एक तरीके से एक बैलेंस व्यू के साथ डालिए। इन्वेस्टिगेशन की जगह है तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बस यही जर्नलिज्म है। इसमें कोई हम्म, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको रॉकेट नहीं उड़ाना है, कोई चंद्रयान नहीं भेजना है, कोई मंगलवार मार्स नहीं भेजना है, सीधा का सीधा बात है। सही है गलत है जो भी है, बात लेके आइए। बिल्कुल सही बात है आप। जी। इंफॉर्मेशन की दलाली मत कीजिए। हम्म। हालांकि और ये काउंटर घटना ये जो काउंटर। अभी 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 ये जो घटना अहमदाबाद में हुई है महेश लांगा को लेके, ये हम्म, महेश लांगा के साथ अहमदाबाद का पूरा कॉर्पोरेट, मैं इसको कॉर्पोरेट भी नहीं बोलता हूँ, मैं अभी तो इनको ये कॉर्पोरेट का चौला पहने हुए जो लोग बैठे हैं मैं इनको दलाल मानता हूँ, क्योंकि ये महेश लांगा जैसे लोगों के साथ बैठ के सरकार के ऊपर एक तरीके से जासूसी करवा रहे हैं। जी। जी। और ऐसे लोगों को एक्सेस मिलता है कॉर्पोरेट्स में, ब्यूरोक्रेट्स में, हम्म, पत्रकार लोगों में एक्सेस मिलता है, मंत्रियों में एक्सेस मिलता है, सबकी सही में जिसको पत्रकारिता करनी होती है उसको इन जगहों पे एक्सेस भी आजकल नहीं मिलता। जी। तो ये हाल बहुत। है पत्रकारिता। जी, ये हाल है और उस हाल के बीच भी हम बहुत मजबूताई से डटे हुए हैं, क्योंकि एक पत्रकार जो है उसका कोई अलग से धर्म नहीं होता है। वो हमेशा ये सोचकर चलता है कि जो है वैसा का वैसा उसे दिखाया जाए, सही रूप में दिखाया जाए, और उसे कहीं से भी नैरेटिव सेट करके ना दिखाया जाए। मेरी सोच उस पर कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब मैं पत्रकार हूं तो मेरी उस पर कोई सोच नहीं होनी चाहिए। बहुत मुझे लग रहा है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए आधा घंटा बहुत कम है और हम टाइम से आगे चले गए हैं। लेकिन रुझान जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मैम, आपने पत्रकारों को सुना कि हम बहुत चैलेंज से, एक पत्रकार जो होता है, आज मैंने बहुत अच्छी स्टोरी की लेकिन उसका कल कोई मतलब नहीं है, कल मुझे एक दूसरी स्टोरी के लिए एक नया चैलेंज स्वीकार करना है तो करना ही है। इस तरह के दौर में, इस तरह के दबाव में हम जीते हैं। भले ही सवाल आप जैसे लोग और उठाते हैं, उठाने भी चाहिए ताकि हम जो है हमारी भूमिका और अच्छी तरह निभा सके। कुछ और जोड़ना चाहें इस पर कि पत्रकारों को और क्या करना चाहिए ताकि एक सुचारू चौथा स्तंभ तैयार हो? छोटी सी प्रतिक्रिया मैम, हम टाइम से थोड़े आगे चले गए हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये बताना है कि हम भी चैलेंज, डेली चैलेंज, वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स डेली। अगर हम बहन है तो हमें ज्यादा प्रूव करना है। ये अब लेडीज वाली टॉपिक नहीं करनी है, लेकिन एज ए वुमेन आल्सो वी हैव टू प्रूव, इन बिजनेस आल्सो वी हैव टू। आज एक टारगेट रीच किया तो कल उससे आगे टारगेट करना है। सो चैलेंज सबका, इससे उसमें कोई डाउट नहीं। आपका भी चैलेंज है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ चैलेंज को। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कीजिए, मैं एक फर्क बताना चाहता हूँ। आज से 10 भी नहीं, 15 एक साल पहले एक वाइब्रेंट गुजरात, हमारे गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात होता है,
तो वो फंक्शन में बैठी थी और मैं लेट आई थी तो मैं पीछे बैठी थी, तो कुछ पत्रकार मित्र बैठे थे तो उनके साथ में बैठी थी। तो पत्रकार जैसे ही हमारे सीएम सर आए तो हमारे पत्रकार मित्र नहीं, हम तो खड़े हो गए एज ए मार्क ऑफ, हमारे पत्रकार मित्र नहीं खड़े हुए, सब जो 2-3-4 जो भी बैठे सब नहीं खड़े। तो मैं सरप्राइज हो गई, मैंने कभी ये देखा नहीं था। मैंने कहा भाई क्यों? तो बोले रुझान हम लोग खड़े नहीं, हमारे उसमें आता है कि हमें खड़ा नहीं होना है और हमें हमेशा एस्टेब्लिशमेंट, ये एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसके 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 नॉट अगेंस्ट वर्ड उससे यूज ही किया, बट ही वांटेड टू से कि वी हैव टू, सो तो हम लोग को खड़े नहीं होना है एज पर प्रोटोकॉल, उनका प्रोटोकॉल जो है। लेकिन अभी मैंने देखा कुछ टाइम पहले, नहीं काफी फिर, कि अभी तो कोई भी फंक्शन में होते तो पत्रकार लोग भी खड़े हो जाते हैं, वो सीएम बीएम आते, तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई। मैंने कहा शायद वो प्रोटोकॉल गलत था या ये मुझे नहीं पता है, ये तो मैं जस्ट बोल रही हूँ कि क्या गलत। मतलब पैर छूने That is what I told, generation has changed. यस, वही मैंने कहा पीटी, इसलिए वो सही था ये गलत है। भाई कहने का मतलब ठीक है। मेरा ये है कि देखो जैसे एक हिपोक्रेट ओथ होता है डॉक्टर्स का, जैसे वकीलों का एक ओथ होता है, जैसे पत्रकारिता का एक वो अनरिटन लॉ, यू विल नॉट गेट इम्प्रेस्ड और डिप्रेस्ड बाय एनीवन। यस, तो यानी उसका मतलब कि वो सही था ये गलत है, ठीक है ना, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अब दूसरी मैडम आप जो कह रहे हो, सी आई एम वेरी क्लियर, हम एक शपथ लेते हैं जैसे कि हमारे बिजनेस के मॉरल्स है, पुलिस वाला शपथ लेता है, जो सब अपनी अपनी शपथ लेते हैं। आप में जर्नलिज्म में से शायद शपथ है कि नहीं मुझे नहीं पता, नर्स लोग शपथ लेते हैं। तो आप लोग जो शपथ लेते हो वो शपथ पे आप टिके रहो। मेरा ये, अगर आप बोलो मैडम चेंज क्या मांग रहे हो, अगर आपका टाइम कम है तो इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, बट यू स्टिक टू द शपथ और दिस थिंग व्हाट यू हैव टेकन, प्रोमिसेस दैट यू हैव गिवन। अगर आप यही सही कर लोगे तो बस बाकी देश की वो क्या कहते हैं धर्म की, आपका ये धर्म निभाओ, बाकी धर्म अपने आप निभा जाएगा, और देश की भी चिंता नहीं करो, देश अपने आप चलेगा, लेकिन आपको आपका धर्म, काम का धर्म निभाना है। मैडम मैं तो अभी इतना इन शॉर्ट बोलोगे तो यही कहूंगी। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। अनरिटन लॉ जैसा कहा हिमांशु जी ने, वैसे हम शपथ नहीं लेते हैं, लेकिन जब पत्रकार का टैग जुड़ता है तो हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो फिर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम सच ही बोले, सही बोले, किसी का इन्फ्लुएंस में आके ना बोले, किसी के दबाव में आकर ना बोले। मुझे लग रहा है कि मुझे इंडिविजुअल सारे पत्रकारों से सारी चीजें बात करनी पड़ेगी। एक पॉइंट मैडम, एक सॉरी याद आ गया मुझे, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गया कि अभी तो मैंने ये भी देखा जैसे कि हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी वो पत्रकार की, मीडिया की जो भी बोलते हैं वो चल रही है, लेकिन अब मैंने देखा है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो लोग भी पत्रकार की स्कूल खोलना, स्कूल के जो भी आप बोलो वो स्कूल खोल देते हैं, और पॉलिटिकल बोलो या वो जो पर्टिकुलर संस्था है जिनके अपने रेडिकल व्यूज है वो लोग खोल देते हैं, और फिर पत्रकार लोग, जो पत्रकार वहां से निकल रहे हैं मैडम, वो वही पर्टिकुलर संस्था के जो रेडिकल व्यूज है, जो भी व्यूज है वो निकल रहे हैं, वो भी एक गलत बात है मैडम, इसलिए मैंने उंगलियां नीचे थी। जी मैम, सही बात है, यू आर राइट। एजेंडा, ये हो गया है पिछले एक डिकेड में, ये हो चुका है कि ऐसे जो रेडिकलाइज व्यू वाले जितने भी बॉडीज है वो भी अपनी पत्रकारिता की संस्था खोल रहे हैं, और यही है कि उनको वो नैरेटिव बदलना है। देखिए आज सबसे बड़ी स्टोरीज गुजरात की फॉरेन मीडिया से क्यों आ रही है? क्या गुजरात में पत्रकार नहीं है? गुजरात के सबसे बड़े उद्योग, मतलब भैया कहा जाता है कि ये टॉप 10 में उद्योगपति आते हैं, उन्होंने एक चैनल खरीदी है एनडीटीवी। कौन सा गुजराती पत्रकार वहां पे एडिटर की रूप में है? तो क्या गुजरात में पत्रकार नहीं है? मतलब आप एक पत्रकारिता का जो मॉडल आपने गुजरात में खत्म करना शुरू किया है वो आप नेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और यही चीज है कि जो ये इसलिए रुझान, ये बात जो कही ना आपने कि खड़ा नहीं होना, ये चाहते हैं कि खड़े हो जाए सब हमारे साथ, ये आज्ञाकारी समाज चाहते हैं। जी, समस्या यही, और ये नैरेटिव यहीं पे है कि अगर आप या तो आप हमारे साथ है या आप हमारे खिलाफ है। अगर आप सही पत्रकारिता कर रहे हैं तो हम आपके शो पे भी नहीं आएंगे, हम अपनी बात भी नहीं रखेंगे, फिर हम अपने सीक्रेट चैनल से, अपने जो आईटी जो भी सेल है या जो भी सोशल मीडिया है उसके जरिए हम अपना व्यूज रखें, हम आपको बदनाम करें। ये पत्रकारिता कभी नहीं थी। ये वही चीज हुई जो कॉर्पोरेट ने किया, 15 सवाल हमारे लेके सामने वाले राइवल ग्रुप को दिए। जी बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि जो नैरेटिव सेट करने वाला ये दौर चल रहा है, उसमें हर व्यक्ति को आंख नाक कान खुलिया रखने पड़ेंगे कि कौन सही बता रहा है, कौन सही विश्लेषण के साथ बता रहा है, और किसकी सोच सही दिशा में जा रही है, ये भी जरूर सोचना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस चल रही है। बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, बहुत लंबी चर्चा इस पर होनी चाहिए, वक्त की फिलहाल कमी है, इसलिए इजाजत लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी वरिष्ठ पत्रकारों का। और जैसे आतंकवादी संगठन ब्रेन वॉशिंग करते हैं ना, ये नई पूरी व्यवस्था है जहाँ पे पत्रकारों का ब्रेन वॉशिंग करना है कि आप पत्रकार हो लेकिन आप हमारे मुताबिक चलो, ये आपका रूल बुक है।
जी आपका कोई जी मतलब ये दूसरा रूल बुक नहीं है। अब इसमें आपका यही डॉक्टराइन और इसी डॉक्टराइन के मुताबिक आपको चलना है। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऐसा नहीं है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हो रहा है, ये जी अमेरिका में भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, न्यूजीलैंड में भी हो रहा है, यूके में भी हो रहा है, सब जगह पे हो रहा है। जी। और मुझे लग रहा है गुजरात के पत्रकार फिर भी थोड़े से लकी हैं कि इस मामले में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं है। हम निष्पक्ष रूप से अपना काम कर जरूर सकते हैं, हमें कोई धमकियां नहीं मिलती है, या हमें ये नहीं कहा जाता है कि आपको इसको इतना 70% नेगेटिव 30% पॉजिटिव, इस तरीके की चीजें गुजरात में अभी भी हमारे पास नहीं है। ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका वैल्यूबल वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ये सारी चर्चा देखनी चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।